हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ईश्वर्स पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस चैनल में। आज मैं आप सभी के समक्ष हमारा जो मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य का जो टेस्ट हुआ था उसके आंसर्स को लेकर के आपके साथ में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इसमें मेरा जो पोर्शन है वह है छत्तीसगढ़ का कला संस्कृति पर्यटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो वह मैं पहले आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, उसके पश्चात चंद्राकर सर आएंगे, वह आपसे आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर दिया हुआ था कि तुम्बा शिल्प से आप क्या समझते हैं। शिल्पकारी, चित्रकारी, साहित्यकार, यह सभी आप लोगों के सिलेबस में है, जिसके अंतर्गत एक अलग सा यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला रहा होगा कि तुम्बा शिल्प क्या होता है। यदि आप लोग ने थोड़ा बहुत भी गौर किया होगा तो यह तुम्बा एक सब्जी होता है ना, जो कुछ कहा जाए लौकी के समान होता है। यदि हम उसको सुखा करके, क्या करके, सुखा करके उसे लोहे की गर्म सलाखियों से उसके अंदर के मटेरियल को यदि हम निकाल देते हैं, तत्पश्चात उसे पकाने के बाद में उस पर कलाकारी की जाती है, उसे ही तुम्बा शिल्प कहा जाता है। इसी बात को आप लोगों को लिखना था सबसे पहले कि तुम्बा शिल्प में तुम्बा एक प्रकार की सब्जी होती है जिसे सुखा करके, क्या करके, यह शब्द जो है कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, जिसे सुखा करके लोहे की गर्म सलाखियों से, ठीक है, लोहे की गर्म सलाखों से उसको कलाकारी की जाती है, जिसके अंतर्गत तुम्बे से क्या बनाते हैं, सजावटी सामान बनाते हैं, है ना। घर के सजावटी सामान इसमें मुख्यतः बनाया जाता है। और इन प्रकार की बातों को आप लोगों को यहाँ पर लिखना था। दूसरे क्वेश्चन की ओर यदि हम जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका भाई चंदखुरी पर टिप्पणी करें। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो मॉडल आंसर मिला था उसमें एक चीज़ ये थी कि चंदखुरी के सांस्कृतिक महत्व को ही आप लोगों के मॉडल आंसर में कवर किया गया था, जबकि आप लोगों के आंसर में देखने को यह मिला था कि हम चंदखुरी के बारे में और भी बहुत सारी बातें लिखे थे, तो वो एकदम सही है। ठीक है, हम देखते हैं चंदखुरी के बारे में आप क्या लिख सकते थे। जैसे चंदखुरी को देखते ही आप लोगों को करंट से जुड़ी हुई एक बात याद आई होगी कि यह राम वनगमन पथ के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र है, तो वह बात को आप लिखेंगे। उससे पहले आपको यह बताना होगा, चूंकि केवल यहाँ पर लिखा हुआ है चंदखुरी पर टिप्पणी कीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना था कि चंदखुरी जो है वह रायपुर का एक गांव है। ठीक है, चंदखुरी क्या है भाई, आपका रायपुर का एक ग्राम है। पहले तो आप लोगों को यह लिखना था रायपुर जिला अंतर्गत है, अगर यह आप लिख देते हैं और अच्छी बात है भाई। रायपुर जिले का एक ग्राम है, रायपुर जिले का ग्राम होने के साथ साथ इसको शुरुआत आप इतिहास से कीजिए। कैसे इतिहास से कीजिए कि सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर माता कौशल्या का यह जन्म स्थान है। किनका जन्म स्थान है, तो माता कौशल्या का जन्म स्थान है, और इस नाम से यह जगह इतिहास या ऐतिहासिक कालीन हम जो है कि कह सकते हैं। माता कौशल्या के जन्म स्थान के साथ साथ यहाँ पर माता कौशल्या का जो है मंदिर भी बना हुआ है। इस बात को आप लिखेंगे कि विश्व का एकमात्र, यह शब्द यदि आप डाल देते हैं बहुत अच्छी बात है। क्या लिख देंगे यदि हम, विश्व का एकमात्र माता कौशल्या मंदिर है, विश्व का एकमात्र माता कौशल्या मंदिर है। अच्छा, उस मंदिर में जो मूर्ति है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि माता कौशल्या जो है कि राम जी को अपने गोद में लिए हुए बैठी है मूर्ति में, है ना। ये विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है, ये बात आप लिखेंगे। अब चूंकि माता कौशल्या राम जी की माता है, इसलिए उसको हम यह भी लिख सकते हैं कि चंदखुरी को राम जी के ननिहाल के नाम से भी जाना जाता है। यह बात आप लिखें, राम जी के ननिहाल के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात आप लिख दीजिए कि यह इसलिए राम वनगमन पथ के अंतर्गत स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो राम वनगमन पथ योजना लेकर के आया हुआ था उसका यह स्थल है। और उसमें भी मुख्य बात उसमें भी यह है कि यह राम वनगमन पथ योजना के तहत क्या कहा जाए, कायाकल्प किया हुआ सबसे पहला स्थान है, जहाँ पर राम जी की 51 फीट ऊंचा मूर्ति है। अब वो सब बातों को ज़्यादा आगे ना जाते हुए चंदखुरी पर ही बात था, इसलिए राम जी का ननिहाल है, राम और कौशल्या जी का मंदिर है, आप ऐसा लिख दीजिए। कुछ लोगों ने यहाँ पर एक बात और लिखा हुआ था कि चंदखुरी में जो है कि यहाँ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको चंदखुरी पर टिप्पणी कीजिए लिखा हुआ है, इसलिए आप उसको भी बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे मॉडल आंसर में वह चीज़ शायद ऐड नहीं था, लेकिन एकदम सही है, आप बिल्कुल उसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल आंसर को भी, जो कि आप लोग के पीडीएफ के फॉर्म पे तो आप लोग को दिया ही गया है ना। जो कुछ मैं बता रहा था कि तुम्बा सब्जी की तरह उपयोग किया जाता है, यदि अलंकरण है तो उपयोग किया गया, तो वही यहाँ पर क्या है, तुम्बा कला है। लोहे की गर्म सलाखियों से इसका कलाकृति की जाती है। चंदखुरी क्या है, रायपुर जिला अंतर्गत गांव है, माता कौशल्या का जन्म स्थान है, राम जी का ननिहाल है, विश्व का एकमात्र मंदिर है। इन 3-4 की पॉइंट्स को ही केवल आप लोग को ध्यान देना होता है। 2 नंबर का आंसर है, ज़्यादा आपके पास में लाइन समय दोनों नहीं है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, की पॉइंट को हाईलाइट करते हुए केवल लिख देना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्मा नृत्य पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था आप लोगों से कि कर्मा नृत्य पर टिप्पणी करना है। मैं देख रहा था आंसर आप लोगों ने कर्मा जो है कि पर्व के ऊपर चले गए। हाँ, कर्मा कौन कौन करते हैं ये सब लिखने चले गए। आपको केवल और केवल क्या बताना था कि कर्मा नृत्य क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, कौन लोग करते हैं, किस क्षेत्र में होता है, कब होता है। दैट्स इट, खत्म। तो देखते हैं हम मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या लिख सकते थे। यहाँ आपको लिखना था कर्मा नृत्य कर्मसेनी देवी के लिए किया जाता है। पहली बात, किसके लिए किया जाता है भाई, कर्मसेनी देवी के लिए किया जाता है। कब किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं भाई भादो। हिंदी में लिखना होता तो आपको लिखना चाहिए था भाद्रपद। भाद्रपद से लेकर के इसका अगला महीना भादो के बाद में आता है कुंवार, कुंवार के बाद में कार्तिक। तो भाद्रपद यदि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो कुंवार को भी हिंदी में लिख देते हैं, हम लिख देते हैं अश्विन, और उसके पश्चात हम लिख देते हैं क्या, कार्तिक। इन 3 माह तक जो है कि यह चलता है। कार्तिक के महीने में दीपावली आता है, दीपावली तक यह त्यौहार आपका खत्म हो जाता है, यह नृत्य परंपरा खत्म हो जाती है। एक साल में ये 3 महीने हैं जब कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य के लिए और क्या लिखना है कि कर्मा नृत्य न केवल जो है कि आदिवासी बल्कि छत्तीसगढ़ के आम जनमानस भी करते हैं। इसलिए आप सीधा सीधा एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि 2 नंबर के पास में आपके पास में जगह कम है। आप सीधा लिखेंगे कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के हर प्रकार और हर क्षेत्र के लोग करते हैं। सीधी सीधी बात। यहाँ आदिवासी या मैदानी भाग अलग अलग आपको लिखने के लिए जगह नहीं है तो मत लिखिए। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किया जाता है, समूचे छत्तीसगढ़ में किया जाता है, हमारे पूरे राज्य में किया जाता है। तीन शब्द आपको दे दिया, कोई सा भी एक बोल देते, लिख देते भाई, ठीक है। आगे आप लिख सकते थे कर्मा नृत्य जो है कि पुरुष और महिला साथ मिलकर करते हैं। यह बात एकदम जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नृत्य परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी हैं जिनको केवल पुरुष करते हैं या केवल महिलाएं करती हैं। तो जब आपको कर्मा नृत्य के बारे में पूछा गया है तो आपको बिल्कुल यह बात बताना चाहिए कि कर्मा नृत्य जो है वह महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसका जो नृत्य परंपरा है वह है वृत्ताकार। इस बात को आपको लिखना है कि कर्मा नृत्य वृत्ताकार किया जाता है, घूम घूम कर किया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात आपको यह लिखना था कि पोशाक कैसा होता है, क्योंकि नृत्य हो रहा है, हर नृत्य का अपना पारंपरिक पोशाक होता है। तो पुरुषों में आपको लिखना चाहिए था कि ये मोर का झाल पहनते हैं भाई, मोर का झाल पहना जाता है, मोर पंखों का झालर बना करके पहना जाता है। यह बात आपको लिख देना चाहिए था। इसके पश्चात जो महिलाएं होती हैं, अच्छा पुरुषों में और एक बात आप लिख सकते थे, सिर पर पगड़ी और पगड़ी में जो है कि कलगी धारण करते हैं, कलगी खोजते हैं। महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिलाओं के में जितना आप छत्तीसगढ़ का पारंपरिक आभूषण पढ़े रहे होंगे, कैसे आभूषण, रुपया, पुतरी, सूता, सुतिया, कंघी, बहुटा, सब लिख दो, क्योंकि कर्मा नृत्य में हर कोई महिलाएं जो है यह सभी कुछ धारण करती हैं। चलिए तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के लोक कला में गेंदराम सागर जी के योगदान को स्पष्ट करें। देखिए कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर आप लोगों से गेंदराम सागर जी के बारे में नहीं पूछा गया है, यह पूछा गया है कि गेंदराम सागर जी लोक कला के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है। बहुत लोगों के कॉपीज़ में गेंदराम सागर जी के बारे में जो है कि 2 लाइन भर दिया गया है, फिर 2 लाइन में बता रहे हैं उनके लोक कला के बारे में। ऐसा नहीं करना है आपको, जो पूछा गया है 2 नंबर के क्वेश्चन में केवल आपको वही बताना है। तो यहाँ पर हम आते हैं लोक कला में योगदान। अब देखिए जो गेंदराम सागर जी थे यह एक उत्कृष्ट शिल्पकार थे, ठीक है। पहली बात क्या थे, यह उत्कृष्ट शिल्पकार थे, साथ ही साथ ये चित्रकार भी थे, और चित्रकार होने के साथ साथ यह साहित्यकार भी थे। और साहित्यकार भी कैसे, साहित्यिक रचना इनकी हिंदी में भी प्राप्त है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी में भी प्राप्त है। बताइए, ऐसे तो जो है कि लोक कला के धनी व्यक्ति हैं कौन, हमारे गेंदराम सागर जी। इस प्रकार से आपको जो है कि आपके उत्तर की शुरुआत करनी चाहिए थी कि गेंदराम सागर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, क्योंकि वह एक उत्कृष्ट शिल्पकार, साथ ही साथ चित्रकार एवं हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी दोनों ही भाषाओं में उनकी साहित्यिक रचनाएं भी हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यह बात को आप लोगों को लिखना चाहिए था। इसके पश्चात इनके चित्रकारी और शिल्पकारी के बारे में आपको बताना चाहिए। कैसे बताना चाहिए कि यह सीमेंट के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लिखना है, आप लिख दीजिए मिट्टी से यह मूर्तियां बनाते हैं। साथ ही साथ यह जो है कि आपके दीवारों में उद्रेखण कला से, ठीक है, दीवारों में उद्रेखण कला से यह जो है कि आपका क्या करते हैं, शिल्पकारी भी करते हैं, चित्रकारी भी करते हैं, ठीक है। यह आपको लिखना चाहिए था। उसके पश्चात एक लाइन आपके पास में बचता किस चीज़ के लिए, साहित्यिक रचनाओं के लिए। तो साहित्यिक रचना में इनके 3-4 रचनाओं का नाम आप लिख दीजिए, जैसे कि नर्मदा सोनभद्र मिलन लिख दीजिए, आप लिख दीजिए पंचामृत, धरती मोर प्राण, तुलसी गंगा जल, साथ ही साथ जो है कि आप लिख दीजिए
तुलसी शालिग्राम महात्म, यह सारे जो है कि जो भी आप लोगों को 3-4 रचनाएं याद आएंगी वो सारा कुछ आप लिख करके 2 नंबर का आंसर कंप्लीट कर सकते थे। इसका ही मॉडल आंसर में ये सारी चीज़ें आप लोगों की लिखी हुई है कि कौन कौन सी इनकी साहित्यिक रचनाएं थी। यह सारी चीज़ आप लोग जो है कि देख सकते हैं। यहाँ पर मैं देखा था ज्ञानराम सागर जी शक्ति जिले से हैं, वह एक शिक्षक हैं, 1947 में उनका जन्म हुआ था। ये सब वो पूछ नहीं रहे, क्यों लिखना है? 2 नंबर का आंसर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जो है मूड ले बड़े आँखी होना। ठीक है, कितना बढ़िया मुहावरा यहाँ पर दिया हुआ है, मूड ले बड़े आँखी होना। देखिए मुहावरों के साथ में दिक्कत यह है कि आप लोगों को देखो इस पेपर में एक मुहावरा तो आना लगभग निश्चित रहता है। कुछ 1 साल ही हुए हैं जहाँ पर मुहावरे नहीं पूछे गए हैं। और यदि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे मुहावरे और उनके अर्थ को पढ़े हो कभी ना कभी। तो आपको क्या करना है, यदि आप पढ़े हो तब तो बहुत अच्छी बात है, उसी जो है कि शब्दों के साथ में आप इसके अर्थ को लिखो, आगे बढ़ो। लेकिन यदि नहीं पढ़े हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए आप लोगों को कि समथिंग तो लिख करके आओ कम से कम। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है मूड ले बड़े आँखी। पहले तो कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि सर ये मूड का मतलब मोड़ जाना होता है क्या? नहीं होता है भाई साहब। मूड कम से कम इतना तो जानो, मूड मतलब छत्तीसगढ़ी में सिर को बोलते हैं। तो सिर से बड़े क्या हो जाना भाई? आँख हो जाना। सिर से बड़े आँख होने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जितना आपके में क्षमता है, जितना आपको ज़रूरत है, जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा कोई सा चीज़ आ गया है। सिर से बड़ा यदि आँख हो जाएगा तो कैसा लगेगा भाई, है ना? तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना था। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट आंसर बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है भाई आपका कि ज़रूरत से अधिक जो है कि क्या हो जाना, सुविधा से अधिक जो है कि चीज़ें प्राप्त हो जाना, यह होता है। बस इतना ही लिखना था यहाँ पर। और साथ में यह तो लिखा ही नहीं है कि आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन जब ऐसा आता है तब प्रयोग करो। नहीं बोला है, क्यों करना है? एक लाइन आपका छोड़ो, रहने दो, खाली जाने दो, समय बचाओ अपना। ठीक है, तो अर्थ स्पष्ट कीजिए बोला था, केवल अर्थ लिख करके आगे बढ़ जाना था। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सुविधा से अधिक परेशानी हो जाना, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है भाई आपका छेरछेरा पर्व की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, छेरछेरा पर्व कम से कम सुन ही रहे होंगे आप लोग। छेरछेरा के बारे में आप जितना जानते हो उतना लिख दो। 4 नंबर का है, बहुत जगह है। विशेषता में आप लोग को मैं 2-4 पॉइंट बताऊंगा, वो तो लिखना ही है। यदि विशेषता के तौर पर आपको कुछ बातें याद नहीं आ रही हैं तो जो भी बात याद आ रहा है वह आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि भाई छेरछेरा जो है यह आपके पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसको पुण्य तिहार कहते हैं। पुण्य तिहार अपने आप में एक विशेष बात है भाई, क्योंकि पूर्णिमा तो बहुत सारे आते हैं। लगभग जो है कि पूर्णिमा में कोई ना कोई त्यौहार होता ही है, लेकिन इसे ही पुण्य त्यौहार कहते हैं। यह बात आपको लिख देना चाहिए था, है ना? क्या लिखना चाहिए था आपको कि छेरछेरा पौष पूर्णिमा को आता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? पुण्य तिहार कहा जाता है, पुण्य तिहार कहा जाता है। यह बात आपको लिख देना चाहिए था। आगे इसका शुरुआत आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो छेरछेरा पर्व कैसे चालू हुआ था, आप वह बात कर सकते हैं कि कलचुरी शासन में एक राजा थे भाई हमारे यहाँ कल्याण साय। कल्याण साय जो है कुछ समय तक मुगल दरबार में थे। जब वो वापस आए तो उनकी पत्नी के द्वारा अन्नदान दिया गया, तभी से छेरछेरा पर्व चालू हुआ। आप यह बात लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी एक विशेष बात है। ऐतिहासिक तथ्य यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कैसे छेरछेरा चालू हुआ, है ना? यहाँ से लिख सकते थे। दूसरा स्टार्ट आप इस प्रकार से कर सकते थे कि भाई यह एक दानशीलता की परंपरा का याद दिलाता है। ठीक है, कि हमारे यहाँ ऐसे भी पूर्वज, ऐसे इतिहास में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो इतना दान किया करते थे। तो ऐसा आज भी हो रहा है, इस पर्व के माध्यम से हो रहा है, लेकिन दान दिया जा रहा है। तो यह बात आप लिख सकते थे कि छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व दानशीलता की परंपरा का याद दिलाता है। आप शुरुआत करने के लिए आपको बता रहा हूँ 2-3 तरीके हैं, किसी से भी शुरुआत कर सकते थे। उसके पश्चात आपको लिखना था कि बच्चे, युवा, युवतियाँ थैला, झोला, टोकरी कुछ भी ले करके लोगों के घर घर जा करके अन्न मांगते हैं। और अन्न में हमारे छत्तीसगढ़ का विशेष क्या है भाई कि हमारे यहाँ अन्न में सबसे अधिक उत्पादन होता है धान, इसलिए धान सब लोग के यहाँ दिया जाता है। धान शब्द आते ही आप उसके बारे में भी एक चीज़ यह बता सकते हैं कि छेरछेरा पर्व तक लगभग सबके घरों में धान का मिसाई कुटाई का कार्य पूर्ण हो जाता है, इसलिए जो है कि धान दिया जाता है। यह सभी बातों को लिख करके आप जो है कि आपके छेरछेरा पर्व वाले इस आंसर को कंप्लीट कर सकते थे। चलिए इसका मॉडल आंसर भी आप देख लीजिए, है ना? यही बात लिखा होगा। कृषि प्रधान संस्कृति में दानशीलता की परंपरा का याद दिलाता है। पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए पुण्य तिहार कहते हैं। युवक युवतियाँ टोकरी वोकरी लेकर के निकलते हैं, धान मांगते हैं। अच्छा, गाना गाते हुए धान मांगते हैं, आप यह बात भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आप बिल्कुल लिख दीजिए क्या कि इस दिन बालक छेड़ता गीत और बालिकाएं तारा गीत गाती हैं।
ठीक है, क्या लिखेंगे, बालक छेरता गीत और बालिकाएं तारा गीत गाती हैं। दैट्स इट, खत्म, है ना। इसके अलावा एक बात यहाँ पर देखिए, यह लिखा हुआ है क्या, इस दिन से मेले मड़ई लगना प्रारंभ होते हैं, इसलिए मेरे मड़ई का द्वार कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग इसमें कंफ्यूज ये होंगे कि सर मेले को तो द्वार जो है कि माघ पूर्णिमा कहते हैं। हाँ कहते हैं, वह मेलों का द्वार है। मेले और मड़ई का द्वार पुष्प पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा मेलों का द्वार है। एकदम कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा हुआ है क्या, छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। क्या लिखिए भाई, छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास में 6 से 7 लाइन यहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे निकले जो लोग केवल और केवल नाम लिख करके चले गए। अच्छा, नाम लिखने का भी एक सीक्वेंस होना चाहिए था, वह भी फॉलो नहीं किए हैं। पहले लिख दिए हैं गोमर्दा, फिर लिख रहे हैं सेमरसोत, फिर लिख रहे हैं चाणकमार, फिर लिख रहे हैं बादलखोल। अरे कम से कम एक सीक्वेंस फॉलो कर लो। 2 सीक्वेंस है इसको लिखने के लिए। एक सीक्वेंस यह है कि आप छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण की ओर लिखते हुए आ जाओ। ठीक है, कि तमोर पिंगला लिख दिए, पामेड़ लिख दिए, उस वैसे एक लाइन से सीक्वेंस से आ जाओ, कम से कम उत्तर से दक्षिण। दूसरा सीक्वेंस यहाँ पर यह था कि आप बनने के क्रम के अनुसार लिख दो, कि पहले सीता नदी लिख दिए, कि शुरुआत कम से कम लिख दो, कि पहला जो हमारे यहाँ अभ्यारण्य जो बना था वह सीता ही था, सीता ही से आप शुरुआत कीजिए, फिर चाणकमाल लिखिए, फिर बादलखोल लिखिए। इस प्रकार से आप चालू कर सकते थे। जिन्होंने सीक्वेंस थोड़ा बहुत फॉलो किया था उनको थोड़ा अच्छा नंबर मिल गया है, जो लोग केवल नाम लिखे थे, मैं पहले भी बता दूं। और जो लोग कम से कम नाम के साथ जिला लिख दिए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पर यह भी था, जो कुछ एक स्टूडेंट जो है कि किए थे, जो देखने में बहुत अच्छा लगा था, कि कम से कम यहाँ पर साइड में एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का मैप बना दिए। क्योंकि देखो आप लोगों को नाम ही लिखना था और नाम लिखने में बहुत ज़्यादा जगह नहीं लगने वाला था। अगर बहुत ज़्यादा जगह नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल एक तरफ तो बढ़िया छत्तीसगढ़ का मैप बना दिया करें। इसमें जो है कि लगभग जिला के अनुसार आप क्या कर दें, उसके बाद में अपने 11 अभ्यारण्यों का नाम लिख दें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी निकले जिनको 11 अभ्यारण्य के नाम भी याद नहीं था। अब नहीं इच्छे तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, 4 में 1 नंबर दे करके ख़त्म कर दिया गया है बात, है ना। तो कम से कम आपको क्या करना है, एक मैप बना लो। मैप में लगभग आप जो है कि जगह टिक करते करते लिख दो भाई। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। दूसरा, टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकते थे, बनने के क्रम के आधार पर, जो कि आप लोग को मॉडल आंसर में दिखाया गया है। तो उसके अनुसार आप जो है कि 74, 75, 76, 78 ऐसे लाइन से आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे। याद आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है उत्तर से दक्षिण लिखो, मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट है। एक साइड में मैप बनाओ, मैप में जो है कि आप लोकेट करो, और बगल में जो है कि उत्तर से दक्षिण की ओर में नाम और जिला कम से कम लिखते चलो। ठीक है, इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते थे। अगला हम बात करते हैं भंवरखोल छत्तीसगढ़ का। पहली बात तो यह है कि आप लोगों को खुद यह क्वेश्चन बता दिया है भाई कि भंवरखोल एक पुरातात्विक स्थल है। बहुत लोगों को तो यह भी नहीं पता रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, क्या कि आप लोगों में से बहुत लोगों को यह बात भी नहीं पता था कि भंवरखोल एक पुरातात्विक स्थल है। यह इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखने के बावजूद बहुत लोग भंवरखोल को तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल इस प्रकार से लिख करके आ गए हैं। जब यहाँ पर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि यह एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है, तो आप कम से कम उसके हिसाब से लिख देते कि यहाँ पर कुछ चित्रकारी मिला है, लाल रंग का मिला है, गेरुआ रंग का मिला है, हाँ छिपकली मिली है, घड़ियाल मिला है, भैंसा मिला है, आखेट करता मनुष्य मिला है। कुछ तो लिख देते, कुछ भी लिख देते हो यार आप लोग। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने आंसर में, सही आंसर में, कि भंवरखोल पर यदि टिप्पणी करिए बोला है, किसी भी जगह पर टिप्पणी करिए बोलता है, तो पहले तो उस जगह को आप लोकेट किया करो। जैसा कि भंवरखोल क्या है, तो भंवरखोल कोरबा जिले में स्थित है। पहला बात तो भंवरखोल एक गांव है जो कि कहाँ है आपका, कोरबा जिले में स्थित है। थोड़ा सा और आसपास के गांव को लिखना है तो आप लिख सकते हो कि यह पतेरापाली ग्राम के निकट है, बिलासपुर रायगढ़ मार्ग में, कोरबा जिले में स्थित होता है भाई। इसके पश्चात आपको यह लिखना है कि भंवरखोल जो है वह पाषाणकालीन स्थल है। भंवरखोल कहाँ, कौन से समय के स्थल है, भंवरखोल आपका पाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ मत्स्य कन्या, ठीक है, क्या मिले हैं, मत्स्य कन्या। ये लो भाई, मत्स्य भी लिखना नहीं आता है, चलो लिख देते हैं मत्स्य कन्या। यहाँ जंगली भैंस, ठीक है, मत्स्य कन्या, जंगली भैंस, शिकार करता हुआ मनुष्य, शिकार करता हुआ मनुष्य इत्यादि प्रकार के जो है कि आपके चित्रांकन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहाड़ में स्थित है। यह तरीके की बातें आप लोगों को लिखनी थी। बहुत ज़्यादा कंटेंट वैसे भंवरखोल के बारे में आपको नहीं मिला होगा। अभी जो मैं मॉडल आंसर दिखा रहा हूँ इसको आप पूरा नोट कर सकते हैं। देखिए, पतेरापाली ग्राम में है, रायगढ़ बिलासपुर मार्ग में है, चित्रित शैलाश्रय है, मत्स्य कन्या, गेरुआ, पूरा वही सारी बातें लिखी हुई हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, उराव विद्रोह पर चर्चा कीजिए। ठीक है, क्या विद्रोह भाई, उराव विद्रोह।
अब देखो, कुछ लोग जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, यहाँ पर फिर से मैं वही बोलूँगा, कुछ भी लिख करके चले आए हो। उराव विद्रोह, पहली बात जनजाति का वहाँ पर नाम लिखा है, लेकिन जनजाति विद्रोह नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह उराव किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह है। ठीक है, कौन सा विद्रोह है? उराव विद्रोह जो है, उराव किसानों के द्वारा किया हुआ विद्रोह है। उराव किसानों के द्वारा किया हुआ विद्रोह है। क्यों हुआ था? तो यह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है आपका अप्रैल 1918 में यहाँ के किसानों को ईसाई मिशनरियों ने थोड़ा सा भड़का दिया था। भाई क्या कर दिया था? ईसाई मिशनरियों ने यहाँ पर थोड़ा सा भड़का दिया था। किसके खिलाफ भड़का दिया था? अंग्रेजी शासन, और साथ ही साथ यहाँ के जो उस समय 1918 में ही जो राजा बने थे भाई, राजा रामानुज प्रताप सिंह देव। इसी समय हमारे जो राजा बने थे उस समय रामानुज प्रताप सिंह देव, शायद यह नाम आप सुने रहे होंगे। इन्हीं के खिलाफ यहाँ पर भड़काऊ भाषण दे करके मिशनरियों ने भड़काया था किसानों को, लगान वगैरह के नाम से। इसलिए उराव किसान जो है वह बगावत पे आ गए थे। इन्होंने निकट ग्राम के बाजार में जा कर के लोगों की हत्याएं कर दी। लगभग 50 से ज़्यादा यहाँ पर जाने चली गई थी। इसके पश्चात क्या हुआ? राजा स्वयं, उनके भाई, यह मिल करके जो है कि उराव बगावत को दबाने के लिए अपने सैन्य अभियान चालू किए। उस सैन्य अभियान से लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी आई जिसका नेतृत्व कर रहे थे नेल्सन नाम के अंग्रेज अधिकारी। इनका नाम आप कई बार पढ़े रहे होंगे उस समय बगावतों को दबाने के लिए, इसलिए याद रखेंगे। नेल्सन ने ही उराव विद्रोह को भी क्या किया था? उराव विद्रोह को शांत किया था। ठीक है, कहाँ शांत किया था? तो उराव विद्रोहियों का गढ़ था गोपालग्राम। उराव विद्रोहियों का गढ़ था भाई आपका गोपालग्राम। ये 3-4 जो बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे ही आपको आपके आंसर में भी हाईलाइट करना है। इतना ही जो है कि आप लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, नेल्सन ने जो है कि विद्रोह को दबाया। कहाँ? तो गोपालग्राम नाम के गाँव में। ठीक है, इतना ही लिखना था आपको, उराव विद्रोह खत्म हो जाता। अगले मॉडल आंसर पेज पे हम चलते हैं। देखिए, अप्रैल 1918 में हुआ था। ठीक है, मिशनरियों द्वारा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। उदयपुर रियासत, अच्छा कहाँ? हाँ, ये जो मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, गांव में जो है कि घुस गए थे, तो वह सारही और पाट पुलिस स्टेशन के गांव, 14 गांवों को लूटा गया था। 50 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हत्या हुई थी वह व्यक्ति शासकीय कर्मचारी थे। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह हो रहा है कि उराव किसान जो है वह शासन के विरुद्ध चले गए थे। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट यह बात लिखा हुआ है, शासकीय कर्मचारी थे। इनके दमन हेतु जो है कि गोरखा लोग जो है कि आए थे, स्वयं महाराजा आए थे, और नेल्सन के नेतृत्व में उराव विद्रोहियों के गढ़ गोपालग्राम में उनका दमन किया गया था। बस इतनी ही बातें आप लोगों को लिखनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्म पुरस्कार 2024 प्राप्तकर्ताओं के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ताओं के बारे में। अब देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा, अब इतना तो पता होना ही चाहिए कि छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार और जो है कि पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। पहला लाइन आप यह लिख दीजिए कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को, थोड़ा बढ़िया शब्द डाल दिया, 3 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उसके पश्चात आप एक एक करके जो है कि उनके बारे में लिखते जाइए। ठीक है, जो कि आप लोगों के मॉडल आंसर में डला ही हुआ है, तो मैं सीधे सीधे वहीं पहुंचता हूं। उसमें आप लोग जा रहे हैं सभी, जगेश्वर यादव, है ना? किनके बारे में मिलेगा आपको भाई? जगेश्वर यादव, हेमचंद मांझी और रामलाल बरेड़ जी को, इन 3 लोगों को जो है कि पद्मश्री पुरस्कार इस बार मिला था। तीनों का गृह जिला लिख दीजिए, तीनों का कला क्षेत्र लिख दीजिए, क्षेत्र लिख दीजिए कि वह कला क्षेत्र से हैं, चिकित्सा क्षेत्र से हैं, और एक समाज सेवी हैं। ठीक है, जैसे ये बात करूँ, पहले ही नाम जो हमारे साथ है जगेश्वर यादव जसपुर से हैं। इनका समाज सेवा का क्षेत्र इन्हें बिरहोर का भाई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। जसपुर जिले में इनके द्वारा जो है कि एक आश्रम की स्थापना की गई है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जो है कि क्या किया जाता है, उत्थान का कार्य किया जाता है। दूसरा नाम आपको मिलेगा, दूसरा नाम जैसे हेमचंद मांझी। अब हेमचंद मांझी नारायणपुर से हैं। एक तो जगह को देख करके भी आप लोग जान सकते हैं कि वह कौन से क्षेत्र के होंगे।
मतलब उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा होगा। जैसे मैंने पहले बोला जशपुर से हैं, जशपुर में जो है कि आप जा रहे हैं जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहाँ बिरहोर जाति के लोग, बिरहोर पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग मिलते हैं, इसलिए आपको वह याद रहेगा जोगेश्वर यादव जी। दूसरा जो मैंने नाम लिया यहाँ पर मांझी हेमचंद मांझी नारायणपुर, नारायणपुर में आपको अबूझमाड़, अबूझमाड़ में जो है कि प्राकृतिक औषधियाँ मिलती हैं, इसलिए यह क्या है भाई आपका चिकित्सा क्षेत्र से हैं। यह क्या करते हैं अपने 15 वर्ष की आयु से ही यह औषधि, प्राकृतिक औषधि बनाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ विदेशों से भी लोग इनके पास इलाज कराने आते हैं। ठीक है, इन बातों को आपको लिख देना है। तीसरा नाम आपको मिलेगा पंडित रामलाल बरेट, यह रायगढ़ से हैं। रायगढ़ आप लोग को जान रहे होंगे, रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता है, राजा चक्रधर सिंह जी थे, कत्थक के जो है कि कलाकार थे, यह भी वही हैं, कला क्षेत्र से संबंधित है, कत्थक नृत्य करते हैं। इनके पिताजी भी कत्थक नृत्य किया करते थे। इनको साथ ही साथ इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बस खत्म बात। 8 नंबर का है, मुश्किल से आपके पास में 12 से 13 लाइन है, 3-3 लाइन 4-4 लाइन आप तीनों के लिए डिवाइड कीजिए, लिख दीजिए, खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले में आते हैं श्री रामलला दर्शन योजना के बारे में लिखिए। देखिए ये हमारे छत्तीसगढ़ में जब से सरकार परिवर्तन हुआ है 2-4 योजनाएं ही चालू हुई हैं ढंग से, उनको हर किसी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। छत्तीसगढ़ के ही सरकारी आप ट्विटर हैंडल में चले जाइए, आपको इसके बारे में मिल जाएगा। आप जनमन पत्रिका पढ़ लीजिए, आपको इसके बारे में मिल जाएगा। 1 पेज इसके बारे में लिखा हुआ है, उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही आप लोगों से पूछा जाएगा। 8 नंबर में पूछा गया था, बिल्कुल आपको इनके बारे में लिखने के लिए इफरात कंटेंट था, जितने में आप इस पूरे पेज को, इस पूरे स्लाइड को भर सकते हैं। रामलला दर्शन योजना, पहली बात तो इसको पूरा लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिख दीजिए भाई, पूरा ही इनका नाम लिख दीजिए कि यह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के नाम से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग जो है कि कॉपी में आधी जगह पर अयोध्या के बारे में ही लिख दिए थे। अयोध्या के बारे में नहीं पूछा है भाई साहब आपसे, आपसे पूछा गया था रामलला दर्शन योजना क्या है, तो योजना के बारे में आप लोगों को लिखना है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था जनवरी में, 21-22 जनवरी को हुआ था, अरे नहीं पूछ रहे। ठीक है, राम जी का फोटो नहीं बना दिया, अच्छा हो गया वो बात, चलो। हाँ, लेकिन फोटो से याद आया, 1-2 जो स्टूडेंट थे वह लोग एक जो है कि यहाँ पर रचनात्मक कार्य यह किए कि भारत का छोटा सा मैप बनाए, अयोध्या को पॉइंट किए, छत्तीसगढ़ को पॉइंट किए, ट्रेन चला दिए। ठीक है, जगह मतलब रोटेट कर दिए, तो उतना आप बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि 8 नंबर का है, आपके पास में स्पेस है। लेकिन यहाँ पर जब योजना, किसी भी योजना के बारे में पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर 1-2 बातें जो शुरुआत कम से कम ढंग से यह करना होता है कि योजना का प्रारंभ कब हुआ या उसका क्रियान्वयन तिथि कब है। तो जैसे रामलला दर्शन योजना के बारे में हम बात करें तो 5 मार्च 2024 को जो है कि पहला रेलगाड़ी चला, यह बात आपको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए था, शुरुआत यहाँ से होना था कि 5 मार्च 2024 को रायपुर से अयोध्या के लिए पहला रेलगाड़ी चलाया गया। ठीक है, इसके पश्चात आप महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण तथ्य करके 2-4 बातें लिखेंगे, जैसा कि शुरुआत आप फिर से यहाँ से कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य है, कि अयोध्या धाम का दर्शन लोगों को कराने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। इसके पश्चात आप यह लिख सकते हैं कि अयोध्या के लिए रायगढ़, ठीक है, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर से इसके लिए सप्ताह में 1 दिन ट्रेन चलाई जानी है। यह 3 स्टेशन का नाम लिखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि लोग बाग को किसी एक ही स्टेशन आ करके वहाँ से जाना है, नहीं। रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर में से किसी भी एक स्टेशन से सप्ताह में 1 बार क्रमानुसार जो है कि ट्रेन चलाई जानी है, आपको यह बात लिखना है। इसके पश्चात आप लिखेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस योजना के लिए, कि इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल है। परंतु जो बजट दिया गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर योजना के लिए जो बजट आवंटन हुआ है वह हुआ है आपके पर्यटन विभाग के लिए। पर्यटन विभाग को इस योजना के लिए बजट आवंटित किया गया है और इसका जो क्रियान्वयन है वह कर रहा है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा। इस बात को आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट करना चाहिए था, लिखना चाहिए था। इसके पश्चात यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको यह बताना होगा कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं। तो लाभार्थी करके आपको लिखना है कि 18 से 75 साल के आयु वर्ग के लोग इस दर्शन योजना का लाभ ले सकते हैं। कब से, 18 से 75 वर्ष के आयु के लोग। लेकिन हर कोई यहाँ नहीं जा सकता, उसके लिए आपके जिला स्वास्थ्य अधिकारी के तरफ से आप एकदम स्वस्थ हैं यह प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पर बात यह भी रहेगा कि लोगों का चुनाव कैसे करें। अब लोगों के चयन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई अयोध्या जाने के लिए,
लोग बहुत खाली बैठे हैं, बहुत लोगों को घूमने आना है। तो आपको बताना है कि चुनाव कैसे होगा। तो चुनाव समिति जो है वह प्रत्येक जिला के जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में, प्रत्येक जिला के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक चयन समिति का जो है कि गठन किया जाएगा। उस समिति के द्वारा चक्रानुसार, चक्र के क्रम में लोगों का चुनाव किया जाएगा। एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको और लिखना है कि यदि जो लोग जा रहे हैं उनमें कोई निःशक्त जन है या दिव्यांग जन है तो निःशक्त जनों के लिए उनके परिवार के किसी एक सदस्य को साथ में जाने की अनुमति और दी जाएगी। ठीक है। इसके पश्चात आपको यह भी लिखना चाहिए था कि प्रत्येक जिले यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी भी जाएगा। ठीक है। कौन जाएगा? एक सक्षम जो है कि आपका शासकीय अधिकारी को भी जाने की अनुमति रहेगी, या एक छोटा दल भी जा सकता है। ऐसे 2-4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक है। चलिए इसके मॉडल आंसर को आप देख लीजिएगा। पूरी यह सारी बातें जो मैं बताया हूँ वह सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन में, और 15 नंबर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है गोदना क्या है। ठीक है। पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ क्या है आपका भाई कि गोदना क्या है, और जनजातीय महिलाओं में गोदना संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर जो है कि 15 से 16 लाइन है। आराम से 3 से 4 लाइन में आप बताएं कि गोदना क्या है। गोदना जो है वह हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा का एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। साथ ही साथ आप यह भी बताइए कि गोदना जो है वह आपके छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में एक तरह से एक ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। लेकिन जहां हम बात करते हैं आदिवासी समाज की, तो आदिवासी समाज में गोदना एक अनिवार्य जो है कि अंग माना गया है। गोदना कराना प्रत्येक महिला के लिए आवश्यक है। ठीक है। गोदना हरे रंग से होता है जो हरियाली का प्रतीक है। इस बातों का आप लिखेंगे। उसके पश्चात अब हम आ जाते हैं गोदना संस्कृति के महत्व पर। गोदना संस्कृति के महत्व को 2 तरह से आप बता सकते थे, जिसमें एक प्रकार का आपके मॉडल आंसर में यहाँ पर डला हुआ है कि एक एक पॉइंट वाइज आप जो है कि महत्व को लिखते जाएंगे। दूसरे तरह का जो है कि आपको तरीका यह बता दूँ मैं कि यहाँ पर आप अलग अलग महत्व लिख सकते थे, जैसे सांस्कृतिक महत्व, आर्थिक महत्व, चिकित्सकीय महत्व। इस तरह से आप पॉइंट बना करके लिख सकते थे हर किसी के बारे में 3-3 लाइन। जैसे सांस्कृतिक महत्व क्या है भाई? सांस्कृतिक महत्व यह है कि जनजातीय संस्कृति में इसे एक आवश्यक अंग इसलिए माना गया है क्योंकि परलोक में जा करके गोदना ही आपका सत्कर्मों को प्रमाणित करता है। यदि गोदना नहीं गोदवाए हैं तो उसे जो है कि दंड का भागी माना जाता है। ईश्वर सब्बल से गोदना गोदते हैं, ऐसा लिखा हुआ मिलता है हमें। हम यदि बात करते हैं आर्थिक महत्व की, तो गौड़ जनजाति में, विशेषकर किसमें? गौड़ जनजाति में यहाँ पर महिलाओं को शादी से पूर्व गोदना गोदवाना अनिवार्य माना गया है, जो उसके जो नया जो परिवार बसने वाला है उसके आर्थिक गतिविधि या यूं कहें उसके घर के संपन्नता को जो है कि प्रदर्शित करता है। तीसरा आ जाते हैं हम चिकित्सकीय महत्व में। चिकित्सकीय महत्व में आप यह लिख सकते हैं कि नासिका की यह जो हड्डी और कपाल का हड्डी जहाँ पर मिलता है, अर्थात जहाँ पर टीका लगाते हैं या महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर गोदना गोदवाने से मन की एकाग्रता और माइग्रेन की जो दिक्कत होती है वह दूर होता है। दूसरा आप चिकित्सकीय में यह भी लिख सकते थे कि आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नीचे और जो प्रथम उंगली है, इन दोनों का जो मिलान बिंदु होता है, अर्थात यह क्षेत्र, यहाँ गोदना गोदवाने से आपके शरीर में जो जाठाग्री होती है वह जो है कि अच्छे से कार्य करता है। साथ ही साथ शरीर के जो अनियमित दर्द जो उत्पन्न होते हैं वह ठीक होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं जो पाँव का जो क्षेत्र होता है हमारा, पाँव के बीच में यदि गोदना गोदवाते हैं तो पैर दर्द जो है वह ठीक होता है, रक्त प्रवाह अच्छा होता है। ये चिकित्सकीय महत्व हो गया। ये 3-4 प्रकार से आप महत्व को लिख देते, खत्म हो जाता। यदि वैसा नहीं लिखें तो जैसा आपके मॉडल आंसर में दिया हुआ है यह लिख देते। इसके साथ साथ जो गोदना गोदवाने वाली जनजाति है, गोदना प्रिय जनजाति बैगा, गोदना गोदने वाली जनजाति ओझा, ऐसे करके आप जो है कि इस आंसर को ख़त्म कर सकते थे। 15 नंबर के लिए इफरात आपके पास में यहाँ पर कंटेंट रहा ही होगा। ठीक है। अच्छा, एक धार्मिक महत्व, एक चीज़ और, धार्मिक महत्व भी लिख सकते हैं क्या? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कंवर जनजाति की स्त्री हैं वह अपने सीने में भगवान श्री कृष्ण का अंकन करती हैं। इसके अलावा कुछ जनजातियाँ ऐसे भी है जो राम जी का अंकन करते हैं। आप रामनामी संप्रदाय के बारे में जा रहे होंगे। रामनामी संप्रदाय जो आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं, महानदी के किनारे के क्षेत्रों में, वह जो है कि अपने पूरे शरीर में राम नाम का गोदना गोदवाते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल लिख सकते थे। ठीक है। इस तरह से इस आंसर को आप खत्म करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मेरा जो है कि कला संस्कृति का पार्ट खत्म होता है। इसके पश्चात आपसे साकेत सर जो है कि आदिवासी या जनजातीय जो यहाँ पर पोर्शन थे, क्वेश्चन थे, उसके साथ डील करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार,
इस प्रश्न पत्र में जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर अब हमारी चर्चा जो है आगे बढ़ने वाली है। इसमें जो पहला प्रश्न आपको जो पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, बहुत ही कॉमन प्रश्न था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारी गलतियां की है, ठीक है, उनको इस शब्द का मतलब ही पता नहीं था। एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या गया था। गोटुल के मोटियारिनों के जीवन में पड़िया का क्या महत्व है, ठीक है, ये आपको प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये पड़िया क्या होता है, ठीक है। तो जो पड़िया होता है वो क्या होता है, कंघी होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। प्रीलिम्स के समय जब आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि भाई मुड़िया जनजाति के जीवन में जो कंघी होता है, ठीक है, या मुड़िया जनजाति की महिलाओं में जो कंघी होता है उसका क्या महत्व होता है, इसी को शब्द बदल के यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना क्या है वो समझिए, आपके आंसर में क्या क्या की फैक्ट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि गोटुल के अंदर अगर कोई मोटियारिन है तो उसके लिए एक अनिवार्य आभूषण होता है, ठीक है, क्या होता है, एक अनिवार्य आभूषण होता है जो हर समय उसको गोटुल के अंदर में धारण करना अनिवार्य होता है। पहला जो कीवर्ड है आपके आंसर में ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके आंसर में होना चाहिए कि ये जो है प्रेम का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रेम का प्रतीक, ठीक है। आपको पता है कि गोटुल में जो सदस्य होते हैं चेलिक और मोटियारिन, ठीक है, तो उन्हीं के मध्य जो है प्रेम का प्रतीक माना जाता है किसको, पड़िया को, ठीक है। गोटुल में एक प्रथा होती है जिसके तहत जो है जो चेलिक रहते हैं अपने पसंदीदा मोटियारिनों को क्या देते हैं, कंघी देते हैं, ठीक है। तो जो मोटियारिन है वो जिसके दिए हुए पड़िया को धारण करती है वो माना जाता है कि उसके प्रेम को उसने स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो दूसरा कीवर्ड होना था वो क्या होना था, प्रेम का प्रतीक होना था। इसमें आप और लिख सकते थे, जैसे मैंने आपको बोला कि गोटुल के अंदर में मोटियारिनों के लिए ये क्या होता है, एक अनिवार्य आभूषण होता है, ठीक है। इसकी अनिवार्यता को आप इस चीज से समझ सकते हैं कि गोटुल के अंदर में एक जमादार का पद होता है। क्या होता है, जमादार का पद होता है, जिसका कार्य यही रहता है, वो ये चेक करता है कि गोटुल के अंदर में कोई मोटियारिन ऐसी तो नहीं है जिसने पड़िया या कंघी धारण नहीं किया हुआ है। और आपको कभी लिखने के लिए स्पेस मिलता आप इसमें ये भी लिख सकते थे, जब गोटुल के अंदर में माओ पाटा शिकार अभिनय नृत्य जो होता है, ठीक है, उसका जब मंचन किया जाता है तो जो भी चेलिकों का दल रहता है जब वो शिकार के लिए जाते हैं और जो मोटियारिन रहती है उनके उत्साहवर्धन के लिए गीत गाती है, तो उस समय जो चेलिक रहते हैं उनको एक पड़िया भेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप इसमें मेंशन कर सकते थे, हालांकि उसके लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया नहीं हुआ है। कभी आपको 4 मार्क्स में पूछे तो ये वाला फैक्ट आप जरूर अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको बहुत कम लोगों ने सही तरीके से लिखा हुआ है। कुछ लोग जो है गोटुल के अंतर्गत में चेलिक और मोटियारिन क्या होते हैं उनको समझाने लग गए थे, वो आपको प्रश्न में नहीं पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न के जवाब तो ऐसे जवाबों पे उनको नंबर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार मॉडल आंसर देख लेते हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया कि किसी भी एक चेलिक के प्रति प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ये अनिवार्य आभूषण यहाँ पे मेंशन किया गया है। जमादार आप लिखे हो तो उसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। 2 से 3 कीवर्ड आपके आंसर में होने चाहिए तो आपको अच्छे नंबर्स इसमें मिल जाते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो 2 नंबर में पूछा गया है वो पूछा गया है कि अनुसूचित जाति का संवैधानिक अभिप्राय क्या है, ठीक है। पहले तो प्रश्नों को आप समझेंगे, कुछ लोगों ने हड़बड़ी में प्रश्नों को पढ़ा है और अनुसूचित जनजाति को आप लिख कर आ गए हो, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। जिन्होंने प्रश्न को समझा है उन्होंने अनुच्छेदों को गलत लिखा हुआ है, आधार को गलत लिखा हुआ है, इसलिए उनको नंबर नहीं मिले हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको 1.5 या 2 मार्क्स इसमें मिले होंगे जिन्होंने पूरा सही लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रश्नों को आप समझेंगे। आपको शेड्यूल्ड कास्ट पूछा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पूछा गया है, पहले तो आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। अब आपको संवैधानिक अभिप्राय पूछा गया है। संवैधानिक अभिप्राय पूछा गया कि भाई संविधान के अनुसार आप अनुसूचित जाति किसको कहोगे, ठीक। तो यहां पे 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको मेंशन करने थे, जिसमें से एक है 366-24 और जो दूसरा है वो क्या है 341, ठीक है। उसके बाद में किनको अनुसूचित जाति बनाया गया है या कहा जा सकता है, यह आधार आपको वहां पे लिखना था। तो लिखेंगे कुछ जातियां, नस्ल या कुछ जनजातियों के समूह, ठीक है। आधार क्या क्या होते हैं, ऐसी जातियां, नस्ल, जनजातियों के समूह या उनके कुछ ऐसे हिस्से जिनको संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ये लाइन जो है बहुत लोगों के आंसर में मिसिंग है। क्यों दिया जा रहा है ये दर्जा, संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ये चीज, ये लाइन आपके आंसर में हमेशा मेंशन होना चाहिए। और ये 2 सही अनुच्छेद हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट को परिभाषित कर सकते हैं संविधान के अनुसार। कौन कौन सा, 366-24 और 341 341। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है
ऐसा लिखा हुआ है 366 25 लिख दिया है उन्होंने, 342 लिख दिया है। तो ध्यान रखेंगे ये किसका होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होता है। प्रश्न में आपको क्या पूछा गया था, शेड्यूल्ड कास्ट पूछा गया था। ठीक है, तो ये दो अनुच्छेद, आधार और एक जो मैंने आपको बोला क्या कि संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सब बनाया गया है। ठीक है, चलिए मॉडल आंसर देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है उसमें। यहां पे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-24 के अनुसार अनुसूचित जाति का संवैधानिक अभिप्राय ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के समूह या उनके कुछ हिस्सों से हैं जिन्हें संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध किया गया है। ये आपको लिखना था। अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एक आध आप उदाहरण लिख दे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देवार, सतनामी आदि लिख के। इतना लिखने पे आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो अप्रोच सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको जो पूछा गया है, बस्तर अंचल की जनजातियों में भंगाराम देवी की महत्व की चर्चा कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। भंगाराम देवी, जब भी भंगाराम देवी का नाम आप सुनते हैं जनजातियों के जीवन में न्याय का भाव आपको आना चाहिए। ठीक है, न्याय का भाव, इसमें एक ही कीवर्ड था, क्या, न्याय। ठीक है, आप सबको पता होगा कि केशकाल के क्षेत्र में भंगाराम देवी का क्या है, मंदिर है और प्रतिवर्ष वहां पे जो है जनजाति देवी देवताओं की अदालत लगाई जाती है। ठीक है, तो एक किताब में बहुत ही सुंदर शब्द इसके लिए लिखा हुआ है कि भंगाराम देवी को जनजातियों के जीवन में न्यायपालिका की देवी कहा जा सकता है। यह महत्व रखता है, न्याय का महत्व रखता है। ठीक है, न्यायपालिका की देवी। ठीक है, या आप लिख सकते थे इसको न्याय की देवी लिख सकते थे। जिन्होंने जनजाति देवी देवताओं की अदालत को मेंशन किया हुआ है उनको भी अच्छे मार्क्स दिए गए हैं प्रश्न में। ठीक है, और ये लिखने के बाद आप इसमें समझा सकते थे कि भाई किस प्रकार से महत्व रखता है। तो आसपास के परगने के जितने भी देवी देवता रहते हैं, ठीक है, उनको इनके मंदिर में लाया जाता है। ठीक है, जो भक्त होते हैं उनके द्वारा अपने देवी देवताओं पर आरोप लगाए जाते हैं और ऐसे देवी देवता जो अपने भक्तों का कार्य नहीं करते हैं, ऐसे देवी देवताओं को भंगाराम देवी के द्वारा क्या सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती है। ठीक है, और भक्तों के साथ में क्या किया जाता है, न्याय किया जाता है। ये चीज आपको लिखना था अपने आंसर में। ठीक है, 2 मार्क्स में इससे ज्यादा आप लिख नहीं सकते थे। ठीक, एक बार देख लेते हैं मॉडल आंसर में लिखा क्या हुआ है। तो यहां पे देखेंगे, बस्तर अंचल की जनजातियों में भंगाराम देवी को न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इनका मंदिर केशकाल के क्षेत्र में है जहां पे प्रतिवर्ष जनजाति देवी देवताओं की अदालत लगाई जाती है। ये चीज आपके आंसर में होना था। ठीक है, और जहां पर भक्तों के काम न करने वाली देवी देवताओं को क्या सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती है। ऐसे शब्द आपके आंसर में होने चाहिए थे, तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिले होते इसमें। ठीक है, तो 2 नंबर में ये 3 आसान सवाल आपको पूछे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो 4 मार्क्स में 4 नंबर में आपको ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था ये। ठीक है, लेकिन इसको भी कम लोग ही बहुत अच्छे तरीके से लिख पाए हैं। ठीक, 4 नंबर में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, पत्नी भगिनी विवाह और भातृ बहुपति विवाह को संक्षिप्त में आप समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। कुछ लोगों ने लगातार थ्योरेटिकल फॉर्मेट में इसको लिखना शुरू किया है, यहाँ पे शुरू किया, वहाँ पे आपका खत्म हुआ। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे प्रश्न में 2 चीजें के बारे में आपको पूछा गया है, एक है पत्नी भगिनी विवाह और भातृपति विवाह। ठीक है, तो आप यहां पे कोशिश करते कि भाई एक फॉर्मेट हो सकता था, पहले यहां पे आप एक विवाह को समझा देते, फिर उसके बाद में यहां पे आप एक विवाह को समझा देते और उसके बाद दोनों के बारे में जो कॉमन फैक्ट है उसको विशेष करके आप लिख लेते या अन्य तथ्य करके आप लिख लेते, तो भी एक अच्छा फॉर्मेट होता। ठीक है, एक फॉर्मेट आपको मॉडल आंसर में दिया गया है जो कि इस प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से ज्यादा उपयुक्त है कि आप जो है यहां पे एक वर्टिकल लाइन से एक स्पेस को ऐसे बांट दीजिए। ठीक है, यहां पे आप लिखिए, हेडिंग दीजिए भाई पत्नी भगिनी विवाह, पत्नी भगिनी विवाह, ये लीजिए यहां पे हेडिंग दे दिए आप। यहां पे आप लिख लीजिए पति भातृ विवाह, पति भातृ विवाह। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत गलत आंसर लिखा है इसमें। क्या लिखा हुआ है मैं सुनाता हूं आपको। उन्होंने लिखा है कि एक पुरुष की पत्नी जब किसी और से शादी करने के लिए भाग जाती है तो वह जो पुरुष है अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक नई शादी करता है, उसको पत्नी भगिनी विवाह कहते हैं। ऐसे आंसर लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा आंसर नहीं लिखेंगे। पत्नी भगिनी, भगिनी का मतलब क्या होता है, बहन। तो पत्नी भगिनी विवाह जो है ओवरऑल क्या है, साली विवाह है, जिसमें एक जो व्यक्ति है अपनी पत्नी के मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नी की बहन से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, शब्दों से ही आप इसको याद कर सकते हैं, अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है, पति भातृ। भातृ मतलब क्या होता है, भाई। तो पति के भाई से विवाह मतलब एक स्त्री के रेस्पेक्ट में देवर विवाह हुआ और एक देवर के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, इसी को भाभी विवाह कहा जाता है। ओवरऑल इसमें होता क्या है कि कोई एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है,
ठीक है। तो उसके पति का अगर कोई छोटा भाई है तो उससे शादी करके जीवन को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, पति भातृ विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको इसको समझाना था कि ये होता क्या है, क्या इसका प्रोसीजर है। अन्य तथ्य इसमें और क्या लिख सकते थे वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जनजातियों में एकल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। किसमें रखा गया है, एकल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, पति भातृ विवाह को भी और पत्नी भगिनी विवाह को भी। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको आपके आंसर में अनिवार्य रूप से होना चाहिए था वो ये है कि ये जनजातियों का अधिमान्य विवाह है। क्या है ये, जनजातियों का अधिमान्य विवाह है। अधिमान्य विवाह कहने का मतलब होता है प्रेफरेंशियल मैरिज, कि आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हो। ठीक है, यहां पे भी आप लिख सकते थे भाई कि ये अधिमान्य विवाह है। अगर आपको लग रहा है कि दोनों साइड में मेरे को अलग अलग नहीं लिखना है तो यहां तक आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो वर्टिकल लाइन से। यहां पे अन्य तथ्य लिखना, अन्य तथ्य हेडिंग देके आप लिखना शुरू कर दो कि उपरोक्त दोनों विवाह जो है जनजातियों में एकल विवाह के अंतर्गत रखे जाते हैं। उपरोक्त जो दोनों विवाह जनजातियों में अधिमान्य विवाह की श्रेणी में आते हैं। और एक बहुत जबरदस्त फैक्ट, आप जब भी किताब पढ़ते होगे, रेफरेंस किताब पढ़ते होगे, खासतौर पर टीके वैष्णव सर की किताब अगर आप पढ़ते होगे, उसमें किसी भी जनजाति के बारे में अगर आप देखोगे तो वहां पे एक वधु मूल्य नामक शब्द आता है। कौन सा, वधु मूल्य, ब्राइड प्राइस जिसको कहा जाता है। तो वधु मूल्य के भी कॉन्सेप्ट है इस विवाह के। पूछे में क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वधु मूल्य का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। जनजातियों में जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को, या यूं कहें कि लड़की के पिता को क्या चुकाता है, वधु मूल्य चुकाता है या वधु धन देता है। ठीक है, तो पत्नी भगिनी विवाह मतलब कि पत्नी की बहन से शादी कर रहा है। तो कोई अगर एक पुरुष है, उसके पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी के जो पिता है, मतलब कि पुरुष का जो ससुर है, वो सोचता है कि यार इस परिवार से मैंने क्या लिया हुआ है, वधु मूल्य लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, वधु मूल्य लिया हुआ है। तो अगर मेरी एक बेटी की अगर मृत्यु हो गई है तो ये मेरा दायित्व है कि उनके वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी उस पुरुष से करा दूं। ठीक, तो ये चीज आप समझना कि वधु मूल्य का कॉन्सेप्ट आया कैसे यहाँ पे, क्योंकि जो महिला है उसके पिता ने वधु मूल्य लिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, पति भातृ विवाह, मतलब कि अपने पति के भाई देवर से विवाह हो रहा है। अब यहाँ पे जो पुरुष पक्ष वाले हैं, वर पक्ष वाले हैं, उन्होंने वधु मूल्य चुकाया है उस महिला के लिए। क्या किया उन्होंने, वधु मूल्य चुकाया है उस महिला के लिए। तो वे सोचते हैं कि अगर हमारे बेटी की मृत्यु हो गई है और इसके लिए अगर हमने वधु मूल्य चुकाया है तो इसको परिवार से बाहर भेजना उचित नहीं रहेगा। ठीक है ना, हमारे लिए उचित रहेगा क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा है, और ना ही इस महिला के लिए जो उस घर की बहू है उसके लिए उचित रहेगा। तो वो क्या करते हैं, उनके परिवार में अगर उनके बेटे हैं, ठीक है, तो उस महिला की जो शादी है अपने दूसरे बेटे से करा देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पति भातृ विवाह बोला जाता है। तो अगर आपके पास में स्पेस बचेगा और बड़े मार्क्स में इस प्रश्न को अगर पूछा जाएगा तो आप जरूर इसको लिख सकते हो। ठीक है, वधु मूल्य का कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, ये सब आपके आंसर में होना चाहिए, तो आपको भी 4 में से 3 साढ़े 3 मार्क्स मिले होते। ठीक है, चलिए मॉडल आंसर में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखिए, पत्नी भगिनी विवाह, साली विवाह। ठीक है, और हेडिंग बनाना है तो अन्य नाम करके आप हेडिंग बना सकते थे कि और किस किस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पत्नी भगिनी विवाह होता है उसी को साली विवाह कहा जाता है। पति भातृ विवाह को देवर विवाह, या एक स्त्री पुरुष के रेस्पेक्ट में इसको भाभी विवाह भी कहा जाता है। सब अधिमान्य विवाह है। वही चीज़ यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, और जो कीवर्ड्स होते हैं उसको आप बराबर अंडरलाइन किया कीजिए। ठीक है, तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ठीक है, वो है अबुझमाड़िया जनजाति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, विवरण देने अगर आपको बोला गया है तो आप फ्री हैं, जो भी आपको आता है उसको आप लिखें, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा उस चीज़ पे आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने उत्तर में शुरुआत किया कि अबुझमाड़िया छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति, पहले ही लाइन में लिख दिया हो आप। ठीक है, उतना पिछड़ापन अपने आंसर में नहीं लाना है आपको। जब भी किसी भी जनजाति के बारे में आप लिखना शुरू करते हैं, आप जो एक राइटर होता है उसके मेथड को आप फॉलो कीजिए। आप लोग टीके वैष्णव सर की किताब पढ़िए। जब भी जनजातियों के बारे में लिखना वो शुरू करते हैं तो उनका भौगोलिक वितरण पहले बताया जाता है। ठीक है, आपको उस जगह पे ले जाया जाता है, आपके दिमाग को उस जगह पे ले जाया जाता है, फिर उनके उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। धीरे 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 स्टोरी को बिल्डअप किया जाता है, वैसे आपको बताना है इसमें। ठीक है, एक अच्छा चीज कुछ लोगों ने जो किया है वो ये है कि यहाँ पे 4 से 5 लाइन को यूटिलाइज करके छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप बनाए हुए हैं। ठीक है, और नारायणपुर जिला जो है, जो कॉन्सेंट्रेशन एरिया माना जाता है अबुझमाड़िया जनजाति का, उसको जो है उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास था, उसमें उनको एडिशनल मार्क्स आधे नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, अब जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई कि जो अबुझमाड़िया जनजाति है, ठीक है, उसमें आप बताओ कि यह जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र
की जनजाति है और इनका जो संकेंद्रण है वो नारायणपुर जिले में सर्वाधिक है, अबूझमाड़ के क्षेत्र में सर्वाधिक है। ये आप लिख के शुरू कर सकते थे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना होगा भौगोलिक वितरण, वो जो मैंने आपको बोला। ठीक है, भौगोलिक वितरण आपको बताना है। तो जिला तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे, जब आप पढ़ते होंगे कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों का भौगोलिक वितरण कैसे किया गया है, तो 3 भौगोलिक क्षेत्र बताए गए हैं, उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र है, दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र। तो आप लिखते हैं इसमें कि अबूझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजाति है, जिनका जो संकेंद्रण है वो अबूझमाड़ जिले में ज़्यादा है, ऐसा आप लिख सकते थे। उसके बाद में आप बताओ भाई कि उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो आप लिख सकते थे भाई कि तुम्बा से मानते हैं। पूरा स्टोरी नहीं बताना है आपको, क्योंकि जगह नहीं है आपके पास में, उस सिर्फ आपको कीवर्ड लिखना है। एक तुम्बा से उत्पत्ति मानते हैं, एक माड़िया प्रेमी युगल से मानते हैं। ठीक है, स्टोरी आप जरूर पढ़े होंगे, टीके वैष्णव सर की किताब में दिया हुआ है, यहाँ से वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हर एक चीज़ को आप टॉपिक वाइज बताना शुरू करें। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखे हैं, तो आपके उत्तर में कीवर्ड्स को खोजना पड़ रहा था, तो थोड़ी देर में आंसर पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, वो चीज़ें रहती है। आप हेडिंग बनाओ यहाँ पे कि इनका जो है सामाजिक जीवन कैसा होता है, आप हेडिंग बनाओ यहाँ पे। ठीक है, आप सांस्कृतिक जीवन को बताओ इनका कि कैसा होता है। ठीक है, कौन सा नृत्य करते हैं, कैसा विवाह पद्धति पाया जाता है, कौन से देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं। धार्मिक जीवन का आप हेडिंग बनाइए यहाँ पे, आर्थिक जीवन का हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए कि इनका जो आर्थिक जीवन है ये एक आदिम कृषि पद्धति जिसको पेद्दा कहा जाता है उस पर निर्भर है, और उसके साथ साथ क्योंकि ये प्रकृति के बीच में रहते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में शिकार और जंगल से वनोपज संग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसा आप उसमें लिख सकते थे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या बनाना है, यहाँ पे अलग अलग हेडिंग बनाना है। यहाँ पे आप उसको लिख सकते थे भाई इनका राजनीतिक संगठन कैसा होता है, किस प्रकार की पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, आप नाम लिख देते हैं यहाँ पे। आप धार्मिक जीवन का आधार बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, धार्मिक जीवन का आधार बना देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल पॉइंट्स बहुत सारे हैं लिखने के लिए आपके पास में। ठीक है, लेकिन लास्ट का 2 से 3 लाइन आपको जरूर छोड़ना है और उसमें विशेष करके आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, विशेष या वर्तमान स्थिति। ठीक है, विशेष या आपको यहाँ पे लिखना है क्या, वर्तमान स्थिति, और उसमें आपको मेंशन करना है कि अबूझमाड़िया जनजाति को उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण में केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियां PVTG के अंतर्गत रखा गया है, और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए नारायणपुर में अबूझमाड़िया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको जरूर मेंशन करना था। PVTG हो गया, उनके विकास अभिकरण हो गए, वो सारे जो कीवर्ड्स थे वो आपके आंसर में मिसिंग थे, इसलिए हो सकता है आधे एक आध मार्क्स आपके कटे होंगे। लेकिन ओवरऑल इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है। ठीक है, अब आपका टास्क क्या है कि अबूझमाड़िया एक विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछ दिया, और भी विशेष पिछड़ी जनजाति, उनका इस फॉर्मेट के हिसाब से आप कंटेंट रेडी कर लीजिए, आपके भविष्य की तैयारी होगी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हमारा बचा रह गया है जो 15 मार्क्स में आपको पूछा गया था। मॉडल आंसर एक बार आप देख लेना, आप सभी के पास में ये उपलब्ध हो गया होगा, वही चीज़ें इसमें लिखी हुई जो मैंने आपको ब्रीफ किया है। ठीक, चलिए हमारा जो अंतिम प्रश्न है जो 15 मार्क्स में पूछा गया था वो ये है, इसको आपको जितेश सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं इस प्रश्नों को अभी डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपको पूछा गया था क्या, जनजातियों में विस्थापन की समस्या क्या है। ठीक है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, न कि इसमें लिखा गया है प्रवासन। प्रवासन मतलब क्या होता है, माइग्रेशन। ठीक है, अब उसको मैंने क्यों लिखा है उस पर मैं आऊंगा अभी। पहले तो आप समझिए कि जो 15 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया 2 हिस्से में। पहले तो आपको पूछा गया है कि भाई ये समस्या क्या होता है, दूसरे में आपको पूछा गया है क्या कि विस्थापन से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो ओवरऑल पहले तो आप वेटेज डिसाइड कीजिए कि अगर 100% लाइन से आपके पास में, तो आप कितना % जो वेटेज है वो कौन से हिस्से को दोगे, वो आपके प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करेगा। ठीक है, कुछ लोगों ने सिर्फ विस्थापन को समझाया है और 3 लाइन में बताया कि ऐसी ऐसी समस्याएं होती है, जबकि वो मेजर पोर्शन है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो ओवरऑल जो है आप 25 से 30% हिस्से में आप विस्थापन की समस्या क्या है, विस्थापन को एक परिभाषित कर सकते थे कि क्या होता है। 10% एरिया में आप उसका एग्जाम्पल दे सकते थे कि कहाँ कहाँ पे ऐसे चीज़ें हुई है, कौन कौन से विकासात्मक कार्य हुए हैं। आप अभ्यारण्य का नाम लिख सकते थे, आप बांध का नाम लिख सकते थे, कौन सी जनजाति विस्थापित हुई वो आप लिख सकते थे। और ओवरऑल जो है मोर देन 50% जो वेटेज देना है आपको, वो उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा करना है, क्योंकि वो बड़ा पोर्शन है। अपने आप में सिर्फ ये 15 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको जो है कौन से पोर्शन को कितना वेटेज देना है जरूर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 2 नंबर का अप्रोच होना चाहिए और आप उसको 4 नंबर का जगह दे दिए हो, तो प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी वहां पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब मैंने आप
फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया भाई कि कैसा होना चाहिए इस प्रश्न का जो अप्रोच है। अब यहाँ पे विस्थापन के साथ जो मैंने प्रवसन लिखा है वो क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। विस्थापन और प्रवसन दोनों अलग अलग चीज होता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा लिखा हुआ है क्या, माइग्रेशन। आप लोग जो है डिस्प्लेसमेंट पूछा गया उसमें प्रवसन को आप मिक्स कर दिए हो, ठीक है, प्रवसन को आप मिक्स कर दिए हो, तो इसी के कारण में आपका जो मार्क्स है वो क्या हुआ है, कम हो गया। क्योंकि वो चीज आप शुरुआत में ही लिखो, आपका पहला जो इंप्रेशन है उस आंसर के लिए वही नेगेटिव मोड में जा रहे हैं, ठीक है। माइग्रेट करना मतलब क्या होता है कि आप खुद की इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वयं आप माइग्रेट होते हो। और एक शब्द यहां पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो आपको विस्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आपको विस्थापित किया जा रहा है। दोनों में फर्क क्या है, माइग्रेट अगर आप करते हो तो उसमें आपकी स्वयं की इच्छा होती है, ठीक है, उसमें आपकी स्वयं की इच्छा होती है। लेकिन आपको अगर कोई डिस्प्लेस करवा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपको कोई करवा रहा है, तो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। तो आपके आंसर में जब आप शुरुआत में उसको परिभाषित करने का कोशिश कर रहे हो तो वो जबरदस्ती हटाया जा रहा है, ऐसा भाव आपके उत्तर में होना चाहिए, जो कि मिसिंग था, ठीक है। और इस प्रश्न में लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ठीक है। तो आगे से आप बराबर इसको ध्यान रखेंगे। अब विस्थापन को अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे भाई कि जो विस्थापन होता है वो एक विकास की भावना से प्रेरित समस्या है, विकास की भावना से प्रेरित, विकास की भावना से प्रेरित उत्पन्न समस्या है। अब विकास की भावना से प्रेरित समस्या है कहने का मतलब किस प्रकार के विकास हो रहे हैं भाई, हमको औद्योगिक क्षेत्र बनाने हैं, उद्योग स्थापित करने हैं, बांध बनाना है, माइनिंग करना है रिसोर्स को निकालने के लिए, तो प्राकृतिक क्षेत्र में ही करोगे आप। और उन्हीं प्राकृतिक क्षेत्र में जहाँ पे प्रकृति का खजाना रहता है, जो हम एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, संसाधन की तरह यूज़ करते हैं, वहीं पे आसपास निवास स्थान होता है किनका, जनजातियों का। इसीलिए जब विकास की योजनाएं आती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो जनजातियों के जीवन में होता है, वो समस्याएं ज़्यादा उनके लिए उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको लिखना था भाई कि विकास में किस प्रकार की विकास हो रहे हैं, ठीक है, बांध बनाए जा रहे हैं, वृहद उद्योग लगाए जा रहे हैं, ठीक है, अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और इन सब का निर्माण होता है तो उन क्षेत्रों से उनको हटाया जाता है उनकी इच्छा के विरुद्ध, इसलिए उनको क्या होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, हटाया जाता है। उनको इच्छाएं नहीं रहती हटने की। कोई भी जनजाति समुदाय का जो व्यक्ति है प्रकृति को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन ये सब विकास होना जरूरी है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा जो है, प्रशासन के द्वारा उनको हटाया जाता है, हटाया जा रहा है, ये भाव आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, ठीक है। और आगे आपको लिखना है तो विस्थापन के बारे में थोड़ा सा और आप बता सकते थे कि ये जो समस्याएं दो तरीके से उत्पन्न होती है, एक मानवीय कारकों से या सरकार के कारण में जब विकासात्मक ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो दूसरा जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण में भी उनको विस्थापित होना पड़ता है। भाई बाढ़ आ गया अगर उस हिस्से में, खतरा है जीवन यापन के लिए, तो उनको उस क्षेत्र को छोड़ के एक सुरक्षित क्षेत्र में जाना पड़ता है हमेशा के लिए। जाने की इच्छा उस समय भी नहीं रहती लेकिन जाना पड़ता है, ठीक है। तो प्राकृतिक कारण भी उसमें होते हैं। अब समस्याओं के ऊपर में अगर हम चर्चा करें तो समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती समझना। सरकार अगर इनको विस्थापित करती है तो इनको वापस बसाने का भी क्या करती है, इंतजाम करती है। लेकिन वो चीज़ जो है समस्या बन जाती है क्योंकि जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो विस्थापन के साथ में एक और शब्द जुड़ा रहता है, वो क्या है, पुनर्वास। जितने मात्रा में विस्थापन होता है उतने मात्रा में पुनर्वास नहीं होता, वापस उनको घर देकर बसाया नहीं जाता। तो इसके कारण में उनके लिए क्या बनी रहती है, एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो भाई, अगर किसी को विस्थापित कर रहे हो तो बेघर होने की समस्या आती है क्योंकि आप उसके घर से हटा रहे हो। अगर आपको आपके घर से कोई जबरदस्ती हटाएगा, ठीक है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा करने पे उनको एक मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है, क्योंकि वहां से भावनाएं जुड़ी हुई है। ये लो आप लिख लो कि मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचता है, ठीक है। ये जो भी कार्य रहता है वो प्रशासन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। जहां एक और हम लोग जो है उनके विकास के लिए योजनाएं चला रहे हैं वो भी प्रशासन के माध्यम से चलता है, दूसरी ओर उनको विस्थापित करवाया जा रहा है तो प्रशासन का ही उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रशासन के प्रति, एक पॉइंट और लिख सकते हो आप यहाँ पे, प्रशासन के प्रति विश्वास में कमी आती है, विश्वास में कमी आती है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है एक, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उनको उन क्षेत्रों से विस्थापित करने पे आजीविका के अवसर कम हो जाते हैं, क्योंकि भौतिक संसाधनों पर जो नियंत्रण है उसका आसपास के क्षेत्रों में रहने के कारण में वो कम हो गई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भौतिक संसाधनों के नियंत्रण में कमी हो रही है, भौतिक संसाधनों के नियंत्रण में कमी हो रही है। आसपास से जो उन लोग जो है जंगली वनोपज
ठीक है, वन उत्पाद ये सब प्राप्त करते थे, आजीविका चलाते थे। अब उस एरिया में वो रहे ही नहीं, रहना ही नहीं होता, कहीं और चले गए। ठीक है, तो आजीविका के साधन कम हो गए उनके लिए। तो ऐसे क्या हो रही है, इनकी जो है आर्थिक स्थिति, आप लिख सकते हो इसमें कि आर्थिक स्थिति क्या हो रही है उनकी, नीचे जा रही है। ठीक है, सामाजिक बिखराव हो रहा है, समाज से दूर जा रहे हैं उन लोग। ठीक है, हट जा रहे हैं सब उस एरिया से। तो आप लिख सकते हो इसमें सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन। ठीक है, एक क्षेत्र से हट के दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो संस्कृति का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, क्योंकि जहां पे उनकी संस्कृति डेवलप हुई थी वो जगह से ही ये दूर आ गए। ठीक है, तो संस्कृति का भी ह्रास होता है, संस्कृति व धार्मिक ह्रास होता है। ठीक है, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं तो दूसरे समुदाय के लोगों के संपर्क में आने के कारण में पर संस्कृतिकरण का खतरा बना हुआ है। किसका खतरा बना हुआ है, पर संस्कृतिकरण का खतरा बना हुआ है। और एक आध पॉइंट लिख सकते हो आप, ठीक है, कि पर्यावरण पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप उद्योग लगा रहे हो तो वहां से ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ओवरऑल लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स, स्पेस कम पड़ जाएगा, आपके पास इतने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपको जो है हेडिंग बना के ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाइन 2 लाइन में आपको इसको समझाना है। उसी को ही पूरा का पूरा 5 से 6 लाइन आपको नहीं समझाना है, आपके पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दिखाना है, हेडिंग दिखाना है प्रश्न में, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उदाहरण आपको लिखना था तो उदाहरण आप लिख सकते हो क्या, कि अचानक हमारे अभ्यारण्य को जब बनाया गया तो बहुत अधिक मात्रा में बैगा आदिवासियों को विस्थापित किया गया है। रायगढ़ में केलो बांध का निर्माण किया गया तो गोंड और बिरहोर जनजातियों का विस्थापन किया गया। सब एग्जाम्पल आप लिख सकते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें मॉडल आंसर में लिखी हुई है, आप तक मॉडल आंसर पहुंच गया होगा जरूर। ठीक है, ये देखिए शुरू में पूरा का पूरा वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, उसके बाद में समस्याओं का आप हेडिंग देंगे, आप ऐसा छोटा छोटा सब हेडिंग बना के आप लिखो। पैतृक भूमि से उनका मालिकाना हक समाप्त हो जाता है, बेघर हो जाते हैं। भूमिहीनता भी लिख सकते हो इसमें आप। ठीक है, भूमिहीनता भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर खराब होगी तो थोड़ी बहुत मात्रा में जो भूमि बची रहती है उसको या तो उन लोग जो है गिरवी रखते हैं, उसके एवज में कर्ज लेते हैं, या तो उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ से उत्पन्न हो रही है, एक कारक है उसका, तो उसको भी जरूर आप लिख सकते हो। ठीक है, संस्कृति और धर्म की क्षति है, सामाजिक विघटन है, आजीविका पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आर्थिक अभाव है, पर्यावरणीय अभाव है। ऐसे आपको एक अलाइनमेंट में हेडिंग बना के उसको 1-1, 2-2 लाइन में ऐसे आपको समझाना है। ठीक है, तो आपको भी 9, 10, 11, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप रिप्रेजेंट कैसे किए हो, अच्छे से समझा पा रहे हो कि नहीं, तो आपको भी अच्छे मार्क्स इसमें मिले होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है समझ आया होगा। आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो है संस्थान के माध्यम से सीखने के लिए मिले होंगी। तो आप सबसे जल्द हम मिलेंगे अगले टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।